भारत की राजनीति के सबसे पुराने पंडित जी के खानदान के 53 वर्षीय युवा यानी सतत युवा राहुल गांधी जी आदतन फितरतन भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी तियानमेन चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूमकर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके सामने एक दो और से तथ्य रखना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और यह मैं कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18, उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी, क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3500 टन।
3,500 टन चावल बेच के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था, इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। तो मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूं कि ये साफ करें दो बातें। इतिहास में आपने भूल नहीं की है, यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित, तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 के ऊपर तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी कोई प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित कर लिया, चाइना का रुख जो भी रहा हो, परंतु वो नहीं रोक पाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसके के बारे में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी बहुत प्रयास किया था, हम उसके सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। ये उपलब्धियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का निस्वार्थ भाव से, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उनको इनवाइट किया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप सही थे या पंडित नेहरू सही थे? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के चुनौती के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर। और इसके अतिरिक्त जो बात की बात में आप नफरती बयान आपके यहां से आते हैं, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता अजीज कुरैशी जी, जो राज्यपाल रहे हैं, वो सीधे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण देते हैं और इस ढंग की भाषा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही, 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत, है ये केवल दुकान, और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है। अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो, और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां, और फिर चाहे ऐसे संस्थानों को समर्थन
जिसमें न्यूज क्लिक जैसे संगठन, जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंघाई टू शिकागो, वहां से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहा था, और भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था। और पुनः हम इस बात को दोहराते हैं, आग्रहपूर्वक दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे। क्यों? जब 2009 में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमण किया था क्षेत्र में, तो उस समय न सिर्फ विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था कि यह ओवरप्ले किया जा रहा है, उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई थी। कहां है भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता, आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 4 उदाहरण आपको। 62 का मैंने उदाहरण दिया, संघ ने कैसे चीन के युद्ध के समय समर्थन किया। 71 की पाकिस्तान वॉर के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं। 95 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जिस समय जेनेवा में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को वहां दिया, जो विरोध था घर में आके किया। 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक व्यक्तिगत हमला किया था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ के भारतीयों के प्रतिनिधि के ऊपर ऐसी बात कहने वाला। हमारे ये 4 उदाहरण हैं जनाब, और आप आकर विपक्ष में क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कांग्रेस कहती थी सरकार चलाना उन्हीं को आता है, अब जनता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है। पर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, 26/11 का हमला हुआ था, उसमें सिर्फ हिंदुओं की डेथ हुई थी क्या? अच्छी खासी संख्या में तो मुस्लिम भी मारे गए थे, तब वो सुरक्षित थे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भारत में मुस्लिम समाज की दृष्टि से सबसे मुकद्दस माने जाने वाली मस्जिद हजरत बल पर नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। मुस्लिम समाज सुरक्षित था। अपने को स्वयं कश्मीरी होने का पता नहीं गर्व करते हैं या ढोंग करते हैं, जो भी है, परंतु कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सेंटर माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी दरगाह चरारे शरीफ आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में नष्ट कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जलाने वाला पाकिस्तान भाग गया। सुरक्षित थे। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हाशिमपुरा मलियाना कांड 1987, जिसकी जांच तक नहीं हुई। इसलिए जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो दुख की बात यह है कि आपकी सहानुभूति मुस्लिम समाज के साथ नजर नहीं आती है। कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों के आगे नतमस्तक होती नजर आती है। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में शांति सुरक्षा का जो एक वातावरण बना है, अन्यथा आपकी सरकार के समय में पूछना चाहता हूं कि चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक कौन सा ऐसा शहर था जहां पर आतंकवादी घटनाएं और धमाके नहीं हो रहे थे? और इन सब के बाद आप क्या लिखते थे?
26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा हमला होता है और बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए, कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे होने वाले वातावरण में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को साहस है तो ओबामा जी पे जाके मुकदमा कर दें। और उसके 9 महीने के बाद शर्मल शेख, जुलाई 2009, आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और इवन बलूचिस्तान भी उसका हिस्सा हो जाता है। यानी इन वे हम ये मान रहे हैं, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। आपकी नीति थी कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, मोदी जी की नीति है शांति वार्ता आतंकवाद के साथ शुरू ही नहीं होगी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। इसलिए पिछले 9 साल भारत के इतिहास में एकमात्र 9 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। इसलिए शांति, सुरक्षा, सौहार्द को लेकर कम से कम वह प्रवचन देने का प्रयास न करें। देखिए, ये जूरी का निर्णय है और मुझे लगता है जो लोग कला, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सारी बातें करते हैं तो उनको कलाकारों के जो जजेस थे उनके बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई भी चीज का यथार्थ दिखाया जाता है तो इसमें नफरत कैसी? ये बताइए, ये अत्याचार करने वालों के साथ कौन अपने को जोड़ रहा है जो नफरत उसके मन में आती है? शिंडलर्स लिस्ट हॉलीवुड की बड़ी फेमस फिल्म है जो ज्यूइश होलोकॉस्ट पे बनी थी, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिले, तो किसी ने तो नहीं कहा कि वो जर्मन और ज्यूज के बीच में नफरत पैदा कर रही है। यही परिस्थिति है। क्योंकि मैं पुनः एक बात कह देना चाहता हूं, 2 उदाहरण देके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया 2002 में, और ये सारी सेकुलर ब्रिगेड उनके खिलाफ खड़ी थी। आज भी बताइए, डॉक्टर कलाम मेमोरियल में कितने इन सेकुलरिज्म के सूरमाओं की आपने फोटो देखी है? जाकर सोशल मीडिया पर चेक करिएगा। 15 अगस्त 47 को पहली शहनाई लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी और उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल के कांग्रेस के राज में नहीं मिला। इसलिए अच्छा और सच्चा मुसलमान इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये केवल मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों से जोड़कर भारत का ही नुकसान नहीं करते हैं, उस समाज का भी नुकसान करते हैं। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सही है। चीन ने 39,000 किलोमीटर पे कब्जा कर रखा है और 60 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है, और वो धीरे धीरे नहीं बल्कि 60 नहीं। मैं आपको ये भी एक फैक्ट बता दूं, जाके चेक कर लीजिएगा। 6 जून 1957 चाइना का अखबार लिखता है कि उन्होंने सिकियांग प्रोविंस से लेकर सड़क बना ली है अक्सई चीन तक। फिर 3 फरवरी 1958 भारत का विदेश मंत्रालय उस समय देखता था इसको, विदेश सचिव पत्र लिखता है नेहरू जी को कि हां ये वेरीफाइड है कि सड़क बना ली हमारे इलाके में। 4 फरवरी 1958 नेहरू जी जवाब देते हैं, इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे, इनफॉर्मल चैनल से बात करेंगे। तो ये कब्जा उस जमाने में कर लिया था। मैं 62 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 से 4 साढ़े 4 साल पहले। उसके बाद 58 में आप चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की वकालत करते हैं। फिर मार्च 59 में आप दलाई लामा जी को भारत में शरण देते हैं और अप्रैल 1960 में माओ का भव्य स्वागत होता है और 5 दिन वो दिल्ली में रहते हैं। और दिसंबर 1960 में भी नेहरू जी ने चाइना की परमानेंट सीट के लिए वकालत की, जबकि आपके विदेश सचिव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कब्जा है, मगर बकौल नेहरू सरकार के विदेश सचिव के 3 फरवरी 1958 से। मुझे लगता है कि वो बिहार में जिस तरीके की स्थिति है और उनके गठबंधन की जो स्थिति है, तो हो सकता है इस कारण से असंतुलित होकर कोई ऐसा बयान दे दिया हो। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी बात को जब उनकी सरकार गंभीरता से नहीं लेती है
तो आप लोगों को भी बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जनाब, सारी समस्या तो वहां यही है, किसी को मोदी जी से नहीं लड़ना है, किसी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, सबको आपस में लड़ना है। केवल इस बात की जद्दोजहद है कि विपक्ष का बड़का नेता कौन बन जाए। भारत का नेता तो बनने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए ये पहले तो तथाकथित INDA अलायंस का अंदरूनी मामला है, और वैसे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए बगैर चले आए थे, और जब वो दिल्ली आए तो अटल जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके चले गए, और दिल्ली में बैठे हुए INDIA के नेता कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और नीतीश कुमार जी का इंतजार देखते रहे। तो इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है, वो लोग अपने हिसाब से तय करेंगे, मगर ये सब कुछ है जद्दोजहद केवल विपक्ष में एक दूसरे को काटकर अपना कद बड़ा करने की। उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही है, इसीलिए तो मैंने अभी कहा ना। देखिए, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सुधांशु जी, ओवैसी ने कहा है कि एक तरफ चीन जमीन हड़पे हुए है, उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना? दूसरा एक है सर, आपको लगता है कि शरद पवार ने अब अजित पवार को अपना नेता मान लिया है, थोड़ा पार्टी डिवीजन नहीं हुआ है, आपको लगता है शरद पवार भी अब NDA के हिस्सा बन गए? देखिए, वैसे जो INDA के नेता है ना, भिन्न भिन्न पार्टियां, ये पहले जब अलग अलग रहती कहती हमें मिलना है, हमें मिलना है, और जैसे ही नजदीकी आ जाती है तो उनकी तकरार उभर के सामने आती है। मतलब दूर रहते हैं तो इकरार है, और नजदीक है तो तकरार है। तो इन पे तो मुझे पुरानी वो पंक्ति याद आती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। अब सर, ओवैसी जी तो देखिए हर मुद्दे के ऊपर, मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि वो सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हैं, सदैव कोई ना कोई आक्रामक बयान देते रहते हैं। मुझे लगता है वो हैदराबाद के सांसद हैं और निज़ामुल मुल्क के निज़ाम के फरमा बरदार, झंडा बरदार हैं। तो अभी मुझे लगता है हैदराबाद की सरहदों के बारे में बात करें तो ठीक है, हिंदुस्तान की सरहदों के बारे में बातें करना मुझे लगता है उनकी हिमाकत नजर आती है। धन्यवाद।